ठीक है, ओके। चलो, ग्रीन बोर्ड दिख रहा है सबको? ग्रीन बोर्ड दिख रहा है सबको? चलो ठीक है, लिखो टाइप्स ऑफ हाइड्राइड्स। कोई दिक्कत हो तो बताना। टाइप्स ऑफ हाइड्राइड्स, हाँ यही शुरू करना है। टाइप्स ऑफ हाइड्राइड्स। अरे अभी टाइप पूरे हुए नहीं, नाम ही लिखे थे आपने ना केवल। लिखो टाइप्स ऑफ हाइड्राइड्स। नंबर 1, आयनिक हाइड्राइड और सॉल्ट लाइक हाइड्राइड। आयनिक हाइड्राइड और सॉल्ट लाइक हाइड्राइड। तो आयनिक हाइड्राइड और सॉल्ट लाइक हाइड्राइड्स आर फॉर्म्ड बाय द एलिमेंट्स ऑफ एस ब्लॉक। एलिमेंट्स ऑफ एस ब्लॉक formed by elements of S block except beryllium। बेरिलियम हाइड्राइड कोवेलेंट होता है, BeH2 कोवेलेंट हाइड्राइड होता है। बाकी सारे हाइड्राइड S ब्लॉक के कैसे होते हैं? बाकी सारे हाइड्राइड S ब्लॉक के आयनिक होते हैं। ठीक है, सिंपल फॉर्मूला है। जो फर्स्ट ग्रुप है उसके हाइड्राइड MH टाइप होते हैं और सेकंड ग्रुप के हाइड्राइड कैसे होते हैं? MH2 टाइप। फर्स्ट ग्रुप में मेटल क्या है आप जानते हैं? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। तो फर्स्ट ग्रुप के हाइड्राइड कैसे होते हैं? MH2 टाइप, MH टाइप। सेकंड ग्रुप के हाइड्राइड MH2 टाइप। ठीक है, सेकंड ग्रुप के हाइड्राइड MH2 टाइप। केवल बेरिलियम का हाइड्राइड कैसा होता है? हाइड्राइड ऑफ बेरिलियम इज कोवेलेंट। इस पे जो क्वेश्चंस आए हैं, 2 क्वेश्चन आते हैं अक्सर इस पे। एक प्रॉब्लम ये आती है कंपटीशंस में कि अगर एल्कली मेटल हाइड्राइड का मॉल्टन फॉर्म ले लें और इसके थ्रू करंट पास करें, मतलब इसका इलेक्ट्रोलिसिस करें, तो क्या मिलेगा? व्हाट डू वी गेट एट एनोड एंड कैथोड? ये प्रॉब्लम आती है। तो आपको मालूम है कि कैथोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? कैथोड पे रिडक्शन होता है। रिडक्शन किसका होगा? Na+ आयन का। Na सॉलिड बनेगा और एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन। एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा, एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा। और ऑक्सीडेशन किसका? हाइड्राइड आयन का। क्या बन जाएगा? H2। तो ये प्रॉब्लम आती क्यों है एग्जाम में? इसलिए आती है क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन एनोड पे लिबरेट हो रही है। अदरवाइज इसके अलावा जितने भी केसेस आपने पढ़े हैं, H2 कहाँ पे लिबरेट होती है? कैथोड पे। केवल मेटल हाइड्राइड ऐसे हैं, केवल मेटल हाइड्राइड ऐसे हैं जिनके इलेक्ट्रोलिसिस से हाइड्रोजन कहाँ लिबरेट होती है? हाइड्रोजन लिबरेट होती है एनोड पे। हाइड्रोजन एनोड पे लिबरेट होती है। एक और प्रॉब्लम इनके बारे में अक्सर आती है, ये 2 ही क्वेश्चन बनते हैं। एक है इसकी हेल्प से 2
स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट प्रिपेयर किए जाते हैं जो ऑर्गेनिक कंपाउंड के रिडक्शन के लिए यूज करते हैं। वो रिड्यूसिंग एजेंट कौन कौन से हैं? वो है NaBH4 एंड लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। इनकी हेल्प से आप ये दो रिड्यूसिंग एजेंट प्रिपेयर करते हो। किसकी हेल्प से? मेटल हाइड्राइड की हेल्प से। तो अगर NaH की रिएक्शन आप करा दें डाइबोरेन के साथ, NaBH4 बन जाएगा। NaH की रिएक्शन अगर आप करा दें डाइबोरेन के साथ, इसका नाम है डाइबोरेन, तो आपको मिल जाएगा NaBH4 and it is used as reductant in organic chemistry। ऑर्गेनिक कंपाउंड के रिडक्शन के लिए इसका यूज करते हैं। तो एक तो ये रिड्यूसिंग एजेंट प्रिपेयर किया जाता है फ्रॉम द हाइड्राइड ऑफ S ब्लॉक एलिमेंट, एंड अनदर रिड्यूसिंग एजेंट इज लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। इसमें क्या करते हैं? LiH की रिएक्शन कराते हैं AlCl3 से, तो बन जाता है LiAlH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये भी रिडक्टेंट है, ये भी रिडक्टेंट है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड बनता है। ये दो क्वेश्चंस अक्सर इसके साथ कॉम्पिटिशन्स में आते हैं। ये दोनों इंपॉर्टेंट रिड्यूसिंग एजेंट है इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है। तीसरा पॉइंट ये है जो इसके बारे में बन सकती है प्रॉब्लम, वो है रिएक्शन विद सोर्स ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन। अगर हाइड्राइड की रिएक्शन एसिडिक हाइड्रोजन के सोर्स से करा दें तो कौन सी गैस लिबरेट होती है? हाइड्रोजन। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूं कि आपके पास KH है और इसमें HCl डाल दिया, बताओ क्या बनेगा? तो सिंपल एसिड बेस रिएक्शन, हाइड्राइड आयन बेस है और HCl से H+ आ रहा है, क्या बन जाएगा? KCl सॉल्ट, और कौन सी गैस लिबरेट होगी? हाइड्रोजन गैस। सीधा सीधा पॉइंट आपको याद करना है, वो ये सीधा पॉइंट ये याद करना है आपको कि आपके पास है OH बॉन्ड या फिर NH बॉन्ड। ऑर्गेनिक में पढ़ेंगे आप ट्रिपल बॉन्ड CH या H+। इनमें से कोई भी कंपाउंड हो ऐसा जिसमें OH बॉन्ड हो, या जिसमें क्या हो? NH बॉन्ड हो, या क्या हो? ट्रिपल बॉन्ड CH, या फिर सीधा H+ हो। इनमें से कोई भी हो, अगर आप हाइड्राइड ऐड करते हैं तो सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। इससे सिंप्लीफाइड और जनरलाइज्ड वे नहीं है रिएक्शन याद रखने का। और इन हाइड्रोजन का स्पेशल नाम है H, NH और ट्रिपल बॉन्ड CH। इनको कहते हैं एक्टिव हाइड्रोजन्स। OH बॉन्ड की H को क्या कहते हैं? एक्टिव हाइड्रोजन। NH बॉन्ड के H को क्या कहते हैं? एक्टिव हाइड्रोजन। ट्रिपल बॉन्ड CH के H को क्या कहते हैं? एक्टिव हाइड्रोजन। तो अगर आपसे पूछें ऑर्गेनिक में ईथेन, ईथीन, इथाइन, इन तीन में से एक्टिव हाइड्रोजन किसके पास है?
एक्टिव हाइड्रोजन है इथाइन में, ओनली इन इथाइन। ठीक है, जो बच्चे ऑनलाइन बैठे उनको कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? मैंने आज स्क्रीन वर्चुअल कैमरा के थ्रू शेयर की है, थ्रू वर्चुअल कैमरा। कोई दिक्कत तो नहीं आ रही स्क्रीन में? ओके, तो देखो, लिखो सॉल्ट प्लस H2 ये बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट लिखो। अब जितनी चाहे प्रॉब्लम्स लिख लो, जैसे KH की रिएक्शन आपने वाटर से करा दी, वाटर में क्या प्रेजेंट है? OH बॉन्ड, एक्टिव हाइड्रोजन, तो क्या बन जाएगा बताओ? KOH, और कौन सी गैस लिबरेट होगी? अगर मैं KH की जगह CaH2 ले लूं कोई फर्क नहीं पड़ता, और यहाँ पे विनेगर ले लूं, विनेगर फॉर्मूला तो जानते ही हैं आप, क्या बनेगा? तो 2 मोल लेने पड़ेंगे, 2 एसिडिक हाइड्रोजन चाहिए, ये बन जाएगा कैल्शियम एसीटेट, और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी 2 मोल H2। बैलेंस अगर लिखना है, बैलेंसिंग की इंपॉर्टेंस नहीं है आजकल, क्योंकि ऑब्जेक्टिव एग्जाम हो गया तो बैलेंसिंग की कोई इंपॉर्टेंस नहीं। क्या बनेगा ये पता होना चाहिए। आ गया समझ में सबको? जितनी चाहे रिएक्शन लिख लो, OH बॉन्ड, NH बॉन्ड, और ट्रिपल बॉन्ड CH, और रेडीमेड H+ आयन, ये सब रिएक्शन करेंगे हाइड्राइड के साथ, मेटल हाइड्राइड के साथ, और कौन सी गैस लिबरेट होगी? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रही है, इसके लिए एक्सपेरिमेंट नॉर्मली करते हैं कि उसके ऊपर कैंडल लेके आओ तो पॉप साउंड प्रोड्यूस होगी, हाइड्रोजन गैस एक्सप्लोड करेगी। ठीक है, पॉप साउंड प्रोड्यूस होगी। नेक्स्ट लिखो सेकंड टाइप, ये तो आयनिक हाइड्राइड हुआ। सेकंड वन कोवेलेंट हाइड्राइड, और हाइड्राइड इसके लिए गलत नेम है, करेक्ट नेम होना चाहिए कोवेलेंट हाइड्रोजन कंपाउंड्स, कोवेलेंट हाइड्रोजन कंपाउंड्स। एस ब्लॉक में तो केवल बेरिलियम कोवेलेंट कंपाउंड बनाता है, और ये बेरिलियम का डायगोनल रिलेशन है किसके साथ? एल्यूमिनियम के साथ। कोवेलेंट हाइड्राइड या कोवेलेंट हाइड्रोजन कंपाउंड बनाना किसकी कैरेक्टरिस्टिक है? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पी ब्लॉक। पी ब्लॉक, पी ब्लॉक को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दो, ग्रुप नंबर 13 अलग करो, ग्रुप नंबर 14 अलग करो, और ग्रुप नंबर 15 to 17 अलग। 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दो पूरे पी ब्लॉक को, पूरे पी ब्लॉक को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दो। तो जो 13th ग्रुप के एलिमेंट हैं वो बनाते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्रोजन कंपाउंड। कैसे बनते हैं इनके? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्रोजन कंपाउंड्स, जैसे BH3, AlH3, इनके ऑक्टेट इनकम्प्लीट होते हैं सेंट्रल एलिमेंट के, सेंट्रल एलिमेंट के ऑक्टेट इनकम्प्लीट होते हैं। ठीक है, सेंट्रल एलिमेंट के ऑक्टेट इनकम्प्लीट होते हैं, तो इनको कहते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। और जितने भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ये कंपाउंड है, या तो ये डाइमराइज करते हैं या पॉलीमराइज करते हैं, और इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल से हाईली रिएक्टिव होते हैं। क्यों इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल से हाईली रिएक्टिव होते हैं? बिकॉज दे आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। बिल्कुल कॉमन सेंस है।
ठीक है। तो ये एयर के कांटेक्ट में अगर BH3 आ जाए देन इट कैचेस फायर, आग लग जाती है। इसलिए BH3 को स्पेशली स्टोर करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे आप, BH3 डाइमर फॉर्म में रहता है B2H6 और इसे ईथर में स्टोर करते हैं। THF नाम का ईथर यूज करते हैं, टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन। अभी नाम लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपली आप ईथर लिख सकते हैं। तो B2H6 को कहाँ स्टोर करके रखते हैं? ईथर में, बिकॉज इट रिएक्ट्स विद एयर एंड कैचेस फायर। तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड एयर से हाईली रिएक्टिव होते हैं। और आप समझ गए होंगे इस पॉइंट को लेके, दे आर द पोटेंशियल सोर्स ऑफ फ्यूल और नॉन पॉल्यूटिंग फ्यूल। इनको अगर बर्न करें तो ये एनर्जी देंगे, और जो हाइड्रोकार्बन फ्यूल है उनसे ज़्यादा, पेट्रोल डीजल से ज़्यादा एनर्जी देंगे और पॉल्यूशन भी नहीं करेंगे। दिक्कत कहाँ पे है? दिक्कत है इनके कंबशन को कंट्रोल करने की, क्योंकि ये तो एयर के कांटेक्ट में अपने आप ही बर्न कर जाता है। तो आपको कोई स्पार्क देना है, किक लगाने की जरूरत क्या है? आपने इस B2H6 गैस, डाइबोरेन गैस टैंक में डाली, अपने आप ही एक्सप्लोड कर जाएगी। बाइक तो रॉकेट बन जाएगी। तो ये B2H6 रॉकेट फ्यूल का भी काम करता है। तो सोचो अगर B2H6 डाल दिया तो बाइक तो भागेगी किसकी स्पीड से? रॉकेट की स्पीड से। तो इसके कंबशन को अगर कंट्रोल कर लिया तो ये फ्यूचर फ्यूल है हमारे पास। नेक्स्ट देखो, 14th ग्रुप को तो हम एज ए फ्यूल यूज कर ही रहे हैं, CH4। ये क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट। इसको तो हम यूज कर ही रहे हैं। हाँ, इसका कंबशन कंट्रोल्ड रहता है, थोड़ा हीट करोगे तो ये बर्न करता है। मीथेन बर्न कराने के लिए थोड़ा हीट करना पड़ता है। आप किक लगाओ या स्पार्क दो तो एयर के मिक्सर के साथ ये मीथेन बर्न करता है। ठीक है। हाइड्रोकार्बन फ्यूल थोड़ा स्पार्क देने पर बर्न करते हैं। हमारे घर में LPG सिलेंडर्स हैं, आपको स्पार्क तो देना पड़ता है तब बर्न करना शुरू होता है। जस्ट गैस ओपन कर दो और गैस एयर में आ रही, बर्न हो जाती है अपने आप? नहीं होती। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो हाइड्रोकार्बन फ्यूल का कंबशन कंट्रोल्ड है, इसलिए हम उनको यूज कर पा रहे हैं। तो यहां तक तो एयर के साथ रिएक्शन आसान है। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये तो O2 से रिएक्ट करेंगे ही, क्योंकि O2 कैसा है? O2 इलेक्ट्रॉन रिच है। हर एक ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर हैं? 2 लोन पेयर। तो इससे तो रिएक्शन होनी है। ठीक। अब 15th ग्रुप में जाएं, 15 to 17। तो ये ऑक्सीजन से आसानी से रिएक्ट नहीं करते। ठीक है। 15th ग्रुप से 17 वाले जो कंपाउंड्स हैं ना, 15th ग्रुप जैसे अमोनिया PH3, 16th ग्रुप जैसे H2O H2S, 17th ग्रुप जैसे HFHCl, ये सब एयर से इजीली रिएक्ट नहीं करते, बिकॉज दे आर इलेक्ट्रॉन रिच। और एयर भी क्या है? इलेक्ट्रॉन रिच। इनको इलेक्ट्रॉन रिच क्यों कहते हैं? इनको इलेक्ट्रॉन रिच क्यों कहते हैं? क्योंकि बॉन्डिंग के बाद इनके पास लोन पेयर बचता है, लोन पेयर बचता है, इसलिए ये क्या कहलाते हैं? इलेक्ट्रॉन रिच। तो P ब्लॉक के जो हाइड्रोजन कंपाउंड्स हैं वो तीनों तरह के हैं। कौन कौन से? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन रिच एंड इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट। ग्रुप नंबर 13 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ग्रुप नंबर 14 इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट एंड ग्रुप नंबर 15 to 17 इलेक्ट्रॉन रिच। बिल्कुल ईजी है। अब इन पे जो एक प्रॉब्लम बार बार कंपटीशन में आई है, फ्रीक्वेंटली कंपटीशन में आई है, मैं कहूँगा फ्रीक्वेंटली,
वो है इलेक्ट्रॉन रिच के बारे में। NH3, PH3, ASH3, SbH3, H2O, H2S, H2Se, H2Te, HF, HCl, HBr, Hi। सबसे पहली चीज तो ये है कि ये सारे हाइड्रोजन कंपाउंड ग्रुप नंबर 15, 16 एंड 17, ये सारे हाइड्रोजन कंपाउंड यूज हो सकते हैं एज रिड्यूसिंग एजेंट। इनका हम यूज करते हैं किस फॉर्म में? एज रिड्यूसिंग एजेंट। और रिड्यूसिंग पावर तीनों ग्रुप में डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती है। रिड्यूसिंग पावर डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती है। तो सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट बॉटम वाले हैं। और ऑर्गेनिक में तो हम कई कई जगह यूज करेंगे HI का। HI किसका काम करता है? रिड्यूसिंग एजेंट का। HI का यूज करते हैं पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एज रिड्यूसिंग एजेंट। क्यों यूज करते हैं HI का? बिकॉज HI गिव्स नेसेंट हाइड्रोजन। HI आसानी से नेसेंट हाइड्रोजन देता है। और आप जानते हैं कि नेसेंट हाइड्रोजन मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन से मैनी टाइम्स स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट होती है। Nascent hydrogen is much more reducing than molecular hydrogen. तो डाउन द ग्रुप रिड्यूसिंग पावर इंक्रीज होती है। एक तो ये प्रॉब्लम फ्रीक्वेंटली आती है। दूसरी प्रॉब्लम आती है रिगार्डिंग देयर बॉइलिंग पॉइंट। रिगार्डिंग देयर बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड फ्रीक्वेंटली आया है इसमें देखने। बॉइलिंग पॉइंट ये तीनों ग्रुप के लिए ट्रू है। पहले डिक्रीज करता है और फिर इंक्रीज करता है बॉइलिंग पॉइंट। और बॉइलिंग पॉइंट को उल्टा कर दो तो उसे कहते हैं वोलेटाइल करेक्टर। कभी कभी वोलेटाइल करेक्टर नाम से आता है। तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होना मतलब वोलेटाइल करेक्टर इंक्रीज होना, ज्यादा वेपर बनना। ये प्रॉब्लम फ्रीक्वेंटली आई है कि 15th ग्रुप के हाइड्रोजन कंपाउंड्स में मोस्ट वोलेटाइल कौन? PH3। या 15th ग्रुप के हाइड्रोजन कंपाउंड में लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका? PH3 का। ये जो तीन ग्रुप दिख रहे हैं ना अलग अलग, ये लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट वाले हैं। लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। फिफ्टींथ ग्रुप में PH3, 16th ग्रुप में H2S, 17th ग्रुप में HCl। लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट या आप कह सकते हैं मोस्ट वोलेटाइल। मोस्ट वोलेटाइल लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट और मोस्ट वोलेटाइल। रीजन क्या है तो लिख लो। रीजन बिल्कुल आसान है। बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड्स ऑन
इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करता है? ऑन इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होता है इन ए ग्रुप इंक्रीज होता है विद द इंक्रीज इन मोलर मास, विद द इंक्रीज इन सरफेस एरिया। तो फिर क्या होना चाहिए? राइट फ्रॉम टॉप टू बॉटम मोलर मास बढ़ रहा है, राइट फ्रॉम टॉप टू बॉटम सरफेस एरिया बढ़ रहा है। NH3 स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल है, उससे बड़ा PH3, उससे बड़ा ASH3। तो ये जो ट्रेंड है रेगुलर होना चाहिए ना, टॉप टू बॉटम। Why is it that PH3 is of lowest boiling point? Because of intermolecular H bonding. There is a special bonding known as hydrogen bonding in NH3, in H2O and in HF. Due to that special bonding known as hydrogen bonding, boiling point of ammonia is greater than phosphine PH3। ऐसा सन रीजन में मेडिकल एग्जाम में ऐसी सेंटेंस आते हैं। तो PH3 का सरफेस एरिया ज्यादा है NH3 से, PH3 का मोलर मास भी ज्यादा है NH3 से, बट बॉइलिंग पॉइंट NH3 का ज्यादा है बिकॉज ऑफ H बॉन्डिंग, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन अमोनिया। अगर इंटरमोलिकुलर H बॉन्डिंग नहीं होती, एज्यूम दैट देयर इज नो इंटरमोलिकुलर H बॉन्डिंग इन द ग्रुप, तो ट्रेंड क्या बनता? राइट फ्रॉम टॉप टू बॉटम बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता, वोलेटाइल करेक्टर डिक्रीज करता, राइट फ्रॉम टॉप टू बॉटम। इफ देयर इज नो H बॉन्डिंग, इफ, बट H बॉन्डिंग तो होती है। आ गया समझ में? सो रिमेंबर PH3 इज मोस्ट वोलेटाइल इन ग्रुप 15, H2S is most volatile in group 16, HCl is most volatile in group 17। मोस्ट volatile और lowest boiling point, ये frequently क्वेश्चंस आते रहते हैं, ठीक है। बट रिड्यूसिंग करेक्टर टॉप टू बॉटम रेगुलरली इंक्रीज करेगा, उसमें कोई इरेगुलरिटी नहीं, क्योंकि रिड्यूसिंग करेक्टर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर डिपेंड नहीं करता। रिड्यूसिंग करेक्टर तो इस बात पर डिपेंड करेगा कि आसानी से H कौन देगा, मतलब बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी पे, और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डाउन द ग्रुप डिक्रीज करती है। रीजन क्लियर है आप सबको? यहां पे एक और ट्रेंड लिख लो, NH3, H2O और HF में भी अक्सर कंपैरिजन आता है बॉइलिंग पॉइंट का। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ H2O सबसे ज़्यादा, इसके बाद HF और उससे कम अमोनिया। अब ये प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती है? उसका रीजन ये है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्गर तो HF में है, स्ट्रॉन्ग H बॉन्डिंग किस में है? HF में, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। तो स्ट्रॉन्गर H बॉन्डिंग तो HF में है, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा H2O का है। तो उसका रीजन ये है
कि H2O में ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं। एक्सटेंट नॉट स्ट्रेंथ, क्या चीज़? एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज मैक्सिमम इन H2O। एक H2O कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है? 4। अभी हम स्ट्रक्चर बनाएंगे उसका। एक H2O 4 हाइड्रोजन बॉन्ड्स में इन्वॉल्व होता है, बट एक HF 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, तो वाटर में जस्ट डबल। तो इट इज नॉट स्ट्रेंथ बट इट इज एक्सटेंट ऑफ H बॉन्डिंग। किस में ज्यादा है एक्सटेंट ऑफ H बॉन्डिंग? H2O में। आ गया समझ में सबको ये ट्रेंड? तो अक्सर यही आता है, गलतियां इसी में हो जाती है। मैक्सिमम बच्चे सोचते हैं HF आएगा क्योंकि H बॉन्डिंग स्ट्रांग है। तो ये तो बात हुई कोवेलेंट हाइड्राइड की, जो कौन बनाते हैं? P ब्लॉक एलिमेंट्स। और थर्ड लिखो, थर्ड वन लिखो, कोवेलेंट हाइड्राइड को एक नाम और दिया था, लास्ट क्लास में लिस्ट लिख ली थी आपने, क्या कहते हैं? मॉलिक्यूलर हाइड्राइड। ठीक है, ये आयन नहीं देते, ये क्या होते हैं? मॉलिक्यूल्स, इसलिए नाम क्या पड़ गया? मॉलिक्यूलर हाइड्राइड। थर्ड लिखो, थर्ड वन मेटेलिक हाइड्राइड। मेटेलिक हाइड्राइड और नॉन स्टोइचोमेट्रिक हाइड्राइड। मेटेलिक हाइड्राइड और नॉन स्टोइचोमेट्रिक हाइड्राइड। और नॉन स्टोइचोमेट्रिक। ठीक है, तो ये बनाते हैं कौन? D एंड F ब्लॉक के एलिमेंट्स। D एंड F ब्लॉक के एलिमेंट्स से हाइड्राइड बनाते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट है, D ब्लॉक में अक्सर क्वेश्चन आते हैं, केवल D ब्लॉक के, ग्रुप नंबर 7 to 9, ग्रुप नंबर 7 to 9 वाले कोई भी हाइड्रोजन कंपाउंड नहीं बनाते, नो हाइड्राइड। इस स्पेस का स्पेशल नाम पड़ गया, इसे कहते हैं हाइड्राइड गैप। ग्रुप नंबर 7, 8, 9 के D ब्लॉक के एलिमेंट्स हाइड्राइड नहीं बनाते, तो ये स्पेस पीरियोडिक टेबल का क्या कहलाता है? हाइड्राइड गैप। अब ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम आएगी कि इनमें से हाइड्राइड कौन नहीं बनाता, तो आपको ढूंढना होगा कि क्या वो इनमें से किसी को बिलोंग करता है। तो पीरियोडिक टेबल में आपको लोकेशंस पता हों। इसके अलावा 6th ग्रुप में केवल क्रोमियम बनाता है, ओनली क्रोमियम, और कोई नहीं बनाता। बाकी सारे बनाते हैं। ये तो लिमिटेशंस लिखी हमने। 6th ग्रुप में कौन बनाएगा? ओनली क्रोमियम। 7, 8, 9 के हाइड्राइड बनाते नहीं हैं, और जनरलाइज कर दो आप, बाकी सारे ग्रुप के हाइड्राइड बनाते हैं। और हाइड्राइड के फॉर्मूला फिक्स्ड नहीं होते, फॉर्मूला फिक्स्ड नहीं होते। जैसे कई रेंज आती हैं, एक बहुत ही बढ़िया सिंपल एग्जाम्पल दिया है, टाइटेनियम हाइड्राइड 1.73, जो कॉफिशिएंट है वो फ्रैक्शन में लिखा होगा, इसलिए इनका एक और नाम पड़ गया, क्या कहते हैं इनको? नॉन स्टोइचोमेट्रिक। मतलब एक की जो कॉफिशिएंट है वो सिंपल होल नंबर नहीं है, इसलिए कौन सा वर्ड आया इसके लिए? नॉन स्टोइचोमेट्रिक।
coefficient are not simple whole numbers. ठीक है, ध्यान से पढ़ें आप, सारा कुछ लिख, इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल दिए गए हैं एनसीईआरटी में। लेंथेनम H 2.87, ठीक है। टाइटेनियम की लिस्ट दी 1.5 to 1.8, मैंने तो एक ही एग्जाम्पल लिखा 1.7, पर रेंज है 1.5 to 1.8। मतलब टाइटेनियम और भी बना सकता है, वो क्या क्या है, H 1.5, टाइटेनियम H 1.65। तो आप रेंज ले लें टाइटेनियम की, वो क्या है 1.5 से लेके 1.8 तक टाइटेनियम की रेंज दे रखी है 1.5। ये हाइड्रोजन चैप्टर में मिल जाएगा, और हेडिंग नंबर 9.5.3, पेज नंबर 281। जर्कोनियम हाइड्राइड की लिस्ट दी है 1.3 से लेके 1.75 तक। जर्कोनियम 1.3 से लेके 1.75 तक। तो कई कई एग्जाम्पल लिख सकते हैं। काम की चीज क्या है, ये होल नंबर में नहीं होंगे, फ्रैक्शन में होंगे, कॉफिशिएंट, इसलिए इन हाइड्राइड को क्या कहते हैं, नॉन स्टोइचोमेट्रिक हाइड्राइड। ठीक है, नॉन स्टोइचोमेट्रिक हाइड्राइड वही प्रॉपर्टी शो करते हैं जो मेटल शो करता है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना, हीट को कंडक्ट करना, मेटल वाली प्रॉपर्टी इनमें होती है। इस मेटल वाली प्रॉपर्टी के चलते ही इनका क्या नाम पड़ गया, मेटेलिक हाइड्राइड। ठीक है, यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान दो। मेटल तो सोडियम भी है, नहीं है मेटल, बट सोडियम के हाइड्राइड को मेटेलिक हाइड्राइड नहीं कहते। टाइटेनियम के हाइड्राइड को मेटेलिक हाइड्राइड कहते हैं। ये बात आपको समझनी है, जो किताबों में नहीं लिखी मिलती। सोचने के बाद दिमाग में आइडिया आता है कई बार कि भाई NaH भी मेटल का हाइड्राइड है, टाइटेनियम H भी मेटल का हाइड्राइड है, फिर हमने टाइटेनियम के हाइड्राइड को ही मेटल हाइड्राइड क्यों कहा, सोडियम के हाइड्राइड को मेटल हाइड्राइड क्यों नहीं कहा। तो ऐसा हाइड्राइड जो मेटल वाली प्रॉपर्टी शो करे, उसका नाम क्या है, मेटेलिक हाइड्राइड। मेटल से बने हुए कि नहीं, मेटल से तो सारे S ब्लॉक के बने हुए हैं। Are you getting my point? Why do we call the hydride of D block as metallic hydride? Because they exhibit property like metal. For example, they conduct electricity even in solid phase. आयनिक सॉलिड क्या इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, याद करो आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज को। क्या आयनिक सॉलिड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे, आंसर है नो। आयनिक कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं मॉल्टन फेज में, एक्वस फेज में, बट नॉट इन सॉलिड फेज। मेटल सॉलिड है तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, और ये हाइड्राइड सॉलिड फेज में भी कंडक्ट करते हैं, इसलिए इनका नाम क्या पड़ गया, मेटेलिक हाइड्राइड। लॉजिक क्लियर है आप सबको। और नॉन स्टोइचोमेट्रिक हाइड्राइड नाम क्यों दिया,
दोनों नेम क्लियर हो गए आपको कि इनको नॉन स्टॉइचोमेट्रिक और मेटेलिक हाइड्राइड क्यों कहते हैं। अब रियलिटी क्या है इनके फॉर्मेशन की, जो आप 12th में पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट नाम के चैप्टर में, कि आखिर ये जो फ्रैक्शन से हटके एक्स्ट्रा जो आ रहे वो कहाँ से आए, कैसे आए। ये जो एक्स्ट्रा हाइड्राइड, जैसे कोई फॉर्मूला है, अगर आप इसमें इंटीजर में लिखना चाहें तो जैसे टाइटेनियम हाइड्राइड कुछ भी बनेगा, ये जो एक्स्ट्रा 0.5 आया ये कहाँ से आया। तो ये जो डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं इनमें एक खास प्रॉपर्टी होती है, इनके जब पैकिंग होती है तो इनके बीच में स्पेस बनते हैं, उस स्पेस को नाम देते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। टाइटेनियम और हाइड्राइड, जर्कोनियम और हाइड्राइड, या कोई भी और डी ब्लॉक का मेटल, पैलेडियम और हाइड्राइड, जब ये दो पार्टिकल पैक होते हैं एक नया सॉलिड बनता है जिसका नाम है मेटेलिक हाइड्राइड। उसके बीच में क्या बनते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस। उन इंटरस्टिशियल स्पेस में एक्स्ट्रा हाइड्रोजन ट्रैप हो जाती है, उससे ये पूरा फॉर्मूला ही डिस्टर्ब हो जाता है। एक्स्ट्रा हाइड्रोजन ट्रैप होती है, पूरा लैटिस ही चेंज हो जाता है। इनफैक्ट जस्ट स्पेस में नहीं रहता, वो लैटिस की पैकिंग को ही बदल देता है। ओल्ड कंसेप्ट तो था कि स्पेस में रहता है, पर स्टडी बढ़ती गई, लेटर ऑन पता लगा कि केवल स्पेस में ये लिमिटेड नहीं है, ये क्या करता है, सारे के सारी पैकिंग को ही बदल देता है। तो ये डी और एफ ब्लॉक के मेटल्स में कैरेक्टरिस्टिक है कि वो एक्स्ट्रा हाइड्रोजन से कंबाइन कर जाते हैं। क्यों एक्स्ट्रा हाइड्रोजन से कंबाइन करते हैं, क्योंकि उनके पास एक फ्लेक्सिबिलिटी है और वो है वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर। ये फ्लेक्सिबिलिटी एस ब्लॉक के मेटल्स के पास नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो अब अगर कोई आपसे पूछता है कि वाई डू द एलिमेंट्स ऑफ डी ब्लॉक फॉर्म नॉन स्टॉइचोमेट्रिक कंपाउंड, वाई नॉट एलिमेंट्स ऑफ एस ब्लॉक, because their oxidation number is fixed, that cannot be changed. तो नॉन स्टॉइचोमेट्रिक कंपाउंड बनाने की कंडीशन क्या है, अल्टीमेट कंडीशन बोलो, वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर। इंटरस्टिशियल स्पेस तो बेटा एस ब्लॉक के हाइड्राइड में भी मिलेंगे, NaS सॉलिड में भी इंटरस्टिशियल स्पेस मिलेंगे। हर एक सॉलिड में होता है एम्प्टी स्पेस, हर एक सॉलिड में। क्वेश्चन इज नॉट इंटरस्टिशियल स्पेस, हु कैन एकोमोडेट, पॉइंट इज दिस। किसी का घर बड़ा है, जरूरी है कि वो रिश्तेदारों को बुलाए, घर बड़ा नहीं होना चाहिए, दिल बड़ा होना चाहिए। घर छोटा हो तो भी चलेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो डी ब्लॉक के एलिमेंट के पास क्या है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर, जिसकी वजह से वो एक्स्ट्रा हाइड्राइड या हाइड्रोजन मॉलिक्यूल पहले ट्रैप करते हैं, फिर वो हाइड्राइड में बदलते हैं, इसलिए मॉलिक्यूल का फॉर्मूला ही बदल जाता है, पूरा लैटिस स्ट्रक्चर ही बदल जाता है। क्लियर है आप सबको, बिकॉज ऑफ देयर वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर। पॉइंट क्लियर है आप सबको। तो ये डिफरेंस है एस ब्लॉक की मेटल और डी ब्लॉक की मेटल में। पी ब्लॉक तो सेपरेट है, वो तो नॉन मेटल्स हैं, तो पी ब्लॉक में तो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होनी है। तो उसमें तो 3 टाइप लिख लिए आपने, इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन रिच। अब एनसीईआरटी में ये बहुत बढ़िया पैराग्राफ लिखा है, मैं एक एक लाइन पढ़ रहा हूँ। जिस बच्चे ने एक एक लाइन पढ़ी होगी, मैंने जो कुछ बोला उसको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। ठीक है।
अब मैंने जो कुछ आपको बताया वो इस तरह से एनसीईआरटी में एक्सप्लेन नहीं है, वो तो बस फैक्ट लिखते चले जाते हैं। आपको समझना होता है कि एस ब्लॉक के नॉन स्टोइशियोमेट्रिक क्यों नहीं बनाते, डी ब्लॉक के क्यों बनाते हैं, इनको मेटेलिक क्यों कहते हैं, एस ब्लॉक वालों को मेटेलिक क्यों नहीं कहते। जब आप ये चीज समझने लगेंगे तो रटना नहीं पड़ेगा आपको। पैराग्राफ देखो, अर्लियर इट वाज थॉट दैट, ध्यान देना 9.5.3 का सेकंड पैराग्राफ मैं रीड कर रहा हूं। अर्लियर इट वाज थॉट दैट इन दीज हाइड्राइड्स हाइड्रोजन ऑक्यूपाइज इंटरस्टिसेस इन द मेटल लैटिस प्रोड्यूसिंग डिस्टॉर्शन विदाउट एनी चेंज इन इट्स टाइप, ध्यान देना, विदाउट एनी चेंज इन इट्स टाइप। क्या मतलब इसका? इसका मतलब ये है कि जो आयंस की पैकिंग है उसमें कोई चेंज नहीं, केवल इंटरस्टिशियल स्पेस में ट्रैप होना। दिस वाज थॉट अर्लियर, लेटर ऑन क्या हुआ, अगला सेंटेंस पढ़ो। स्टडी बढ़ती गई, रिसर्च बढ़ती गई, क्या हुआ? कंसिक्वेंटली दे वेयर टर्म्ड एज इंटरस्टिशियल। तो बिगिनिंग में इनका नाम क्या पड़ गया? इंटरस्टिशियल हाइड्राइड, बिगिनिंग में। कंसिक्वेंटली, परिणाम स्वरूप, जो पहले सोचा गया उसका परिणाम ये नाम निकल आया। कंसिक्वेंटली मतलब परिणाम स्वरूप। However, recent studies have shown that except for the hydride of nickel, palladium, cerium, actinium, other hydrides of this class have lattice different from that of parent metal. The property of absorption of hydrogen on transition metal is widely used in catalytic reduction or hydrogenation for the preparation of large number of compounds, so and so. ये क्या लिख रहे हैं? ये लिख रहे हैं कि जो हाइड्रोजनेशन रिएक्शंस है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, उनमें डी ब्लॉक की मेटल को एज कैटालिस्ट यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं? उसका भी लॉजिक ये लिख रहे हैं कि उनकी प्रॉपर्टी है हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब करने की, अपने सरफेस पे बाइंड करने की, इसलिए उनको यूज करते हैं। अब जैसे इथीन का हाइड्रोजनेशन करते हैं निकल कैटालिस्ट की प्रेजेंस में, इथेन बन जाता है। सोडियम को क्यों यूज नहीं कर लेते? तो उसमें ये प्रॉपर्टी नहीं है कि वो हाइड्रोजन गैस को एडजॉर्ब करे, इंटरस्टिशियल स्पेसेस में एकोमोडेट कर पाए, ये उसके लैटिस में करेक्टर नहीं है। ठीक है, तो क्या हम इसको इनडायरेक्टली ऐसा नहीं कह सकते कि जो डी ब्लॉक की मेटल्स हैं वो हाइड्रोजन गैस के लिए कंटेनर का काम कर रही हैं? अगर हम पी और प्रेशर और टेम्परेचर कंट्रोल करें तो डी ब्लॉक के मेटल के अंदर किसको स्टोर कर सकते हैं? हाइड्रोजन गैस को। स्टोर ही नहीं कर सकते, उसको ट्रांसफर भी कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट भी कर सकते हैं। तो हाइड्रोजन गैस का स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट, इन दोनों को कंबाइंड नेम दिया गया है हाइड्रोजन इकोनॉमी। हाइड्रोजन इकोनॉमी। कोई पूछे व्हाट इज हाइड्रोजन इकोनॉमी, तो द स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड हाइड्रोजन। The storage and transport of energy in the form of liquid hydrogen is called hydrogen economy. द स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट। क्यों? दो फायदे हैं इसके। एक तो ये कि कम हाइड्रोजन से ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और दूसरा वो सबसे बड़ा फायदा जो प्रेजेंट में सबसे बड़ा चैलेंज भी है, और वो है इन्वायरमेंट पॉल्यूशन। हाइड्रोजन क्या होगा? पॉल्यूशन फ्री फ्यूल। अब जो हमारे सामने चैलेंज है वो ये है कि लिक्विड हाइड्रोजन को स्टोर कैसे करें, क्योंकि ये तो एक्सप्लोड करता है, एयर के कांटेक्ट में आते ही क्या हो जाएगा?
एक्सप्लोजन हो जाएगा। तो लिक्विड हाइड्रोजन को हम यूज करते हैं एज रॉकेट फ्यूल। लिक्विड हाइड्रोजन को यूज किया जाता है एज रॉकेट फ्यूल। बट अगर हम ये कर पाए तो ये बहुत बड़ा चैलेंज हमारे सामने खत्म हो जाएगा, वो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन का है। इसलिए इसे स्पेशल नाम दिया गया, वो क्या है? हाइड्रोजन इकोनॉमी। इकोनॉमी मतलब कोई फायदे की बात। इकोनॉमी का जो जनरल मीनिंग है वो क्या है? फायदे की बात, काम की बात। तो हाइड्रोजन इकोनॉमी मतलब हाइड्रोजन के यूज या हाइड्रोजन के फायदे। तो ये इंटरस्टिशियल के बारे में एक एक लाइन पढ़ेंगे तो मिल जाएगा। सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन एकोमोडेट कर पाता है या स्टोर कर पाता है पैलेडियम। और जिस हाइड्रोजन को पैलेडियम स्टोर करता है, एडजॉर्ब कर लेता है, उसे स्पेशल नाम देते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्लूडेड हाइड्रोजन। कोई आपसे कहे व्हाट इज ऑक्लूडेड हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन गैस स्टोर्ड इन पैलेडियम hydrogen gas adsorbed by palladium is called occluded hydrogen, and the process of adsorption is called occlusion. क्लियर है? तीनों टाइप समझ में आ गए सभी को? जो बच्चे ऑनलाइन बैठे हैं उनको कुछ पूछना हो तो देखो, करना क्या होता है कंपटीशन के लिए, ब्लाइंडली रटना नहीं है, थोड़ा बैठ के चिंतन करना चाहिए। 4 बजे उठ के आंखें बंद करके बैठो, सोचो व्हाट इज हाइड्राइड, पूरे पी ब्लॉक में, पूरे एस ब्लॉक में, पूरे डी ब्लॉक में स्कैन करो आंखें बंद करके। आंखें बंद करते ही आपकी तीसरी आंख खुलती है। हमारी माइथोलॉजी में कहते हैं कि तीसरी आंख भी होती है, और जब आप तीसरी आंख से देखना शुरू करते हैं तो फिर कोई दीवार नहीं होती बीच में, आप दीवार के अक्रॉस देख सकते हैं तीसरी आंख से, वो है इमेजिनेशन। तो हमारे जो ऋषि मुनि होते थे जंगल में बैठ के आंखें बंद करके कौन सी आंख से काम करते थे? तीसरी आंख से। बता देते थे कि वो आने वाला है, वो वहाँ ये कर रहा है, वो हो रहा है। तो वो तीसरी आंख से आपको ज़्यादा काम करना है तो आपको पूरा सब्जेक्ट दिमाग में घूमेगा। ठीक है ना? तो लिखो अगला, ये तो बात हुई हाइड्राइड की। नाउ राइट डाउन कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन में वाटर। लिखो H2O। H2O आप जानते हैं, वैसे तो किताबों में लिख देते हैं यूनिवर्सल सॉल्वेंट, बट यूनिवर्सल में तो वर्ड सुटेबल नहीं है। यूनिवर्स में थोड़ी सभी जगह वाटर है, ठीक है, बट हम हर चीज़ को एग्जैजरेट करके हमारी बोलने की आदत होती है। कंपटीशन नहीं होता मिस यूनिवर्स, मिस्टर यूनिवर्स। अब मिस वर्ल्ड तो समझ में आता है, यूनिवर्स क्यों? जब हमें पता ही नहीं कौन से प्लेनेट पे क्या है। तो ये हमारी एग्जैजरेशन की आदत है बहुत बड़ी। ठीक है, हमारे बापूजी को क्या कहते हैं? फादर ऑफ नेशन। इसका मतलब है कि फादर पहले पैदा होता है, बच्चा बाद में पैदा होता है, तो नॉर्मल बात है, नेचर ये है। अगर वो फादर ऑफ नेशन है, इसका मतलब ये निकलता है कि नेशन का जन्म उनके जन्म के बाद हुआ। तो गांधी जी फिर कहाँ पैदा हुए थे? तो फादर ऑफ नेशन क्यों कहना चाहिए उनको? उनको कहना चाहिए फादर ऑफ डेमोक्रेसी। समझ में आता है? अंग्रेजों को भगाया, डेमोक्रेसी में बहुत कंट्रीब्यूट किया, कॉन्स्टिट्यूशन बनवाया, तो ही शुड बी द फादर ऑफ डेमोक्रेसी, ही शुड नॉट बी द फादर ऑफ नेशन। तो हमारी जो आदत है वो है एग्जैजरेशन की, बड़ा चढ़ा के बोलने की।
तो उनको फादर ऑफ डेमोक्रेसी की जगह क्या कह दिया, फादर ऑफ नेशन। ये बड़ा ड्रास्टिक अजीब काम है। और बायो तो भरी पड़ी है, इसके फादर, उसके फादर, इसकी मदर। दो अगर सोचें तो लगेगा कि क्या मूर्खता चल रही है। तो वो फादर इसलिए लिखते हैं, उनकी जो सोसाइटी थी अप टू 1950 मेल डोमिनेटेड सोसाइटी थी। फीमेल को तो वो कुछ समझते ही नहीं थे। जो यूरोपियन कंट्री में आप पढ़ेंगे हिस्ट्री, दैट वाज टोटली मेल डोमिनेटेड सोसाइटी अंटिल 1950। उन्हें वुमेन को अकाउंट खोलने की इजाज़त नहीं थी, बैंक जाने की इजाज़त नहीं थी, कुछ भी गाड़ी चलाने की। ये हालात थे कई यूरोपियन कंट्रीज में अप टू 1950। वहाँ की अगर लैंग्वेज पढ़ेंगे ना तो यू विल फाइंड मैन काइंड, किताबों में लिखा होगा मैन मेड लिखा होता है ना, कहीं पे नहीं लिखा होगा वुमन मेड। तो उनकी सोसाइटी में उल्टा चलता है, वो उसको मूर्ख समझते हैं। साथ ही साथ लेडीज़ को टर्म सुनो, भाषा से सब समझ में आता है। वो बोलते हैं ना लेडीज एंड जेंटलमैन बोलते हैं, तो लेडीज तो लेडीज हैं और मैन क्या हो गया, जेंटल हो गया। या तो लेडीज एंड मैन कहना चाहिए, पर जेंटल किसके आगे लगाया, मैन के आगे, लेडीज एंड जेंटलमैन। तो ये लेडीज को तो गाली है। महिलाएं और सभ्य पुरुष हिंदी में कहें तो ऐसा होना चाहिए ना, सभ्य महिलाएं एंड सभ्य पुरुष, तब तो बराबरी की बात हो गई। हमारी माइथोलॉजी ठीक उनकी उल्टी चलती है। हमारे यहाँ बोलते हैं देवियों और सज्जनों, तो महिलाओं को क्या कहते हैं, देवी, और व्यक्ति मेल को क्या कहते हैं, सिंपली सज्जन। देवा नहीं कहते, देवियों एंड देवा नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, देवियों और सज्जनों। तो मेल को तो सज्जन ही रखा और फीमेल को देवी बना दिया। तो हमारा कल्चर ठीक उनका उल्टा चलता है। ठीक है, उल्ट ऐसे भगवान राम को कोई याद नहीं करता, मजाक नहीं कर रहा हूँ, सीरियस कह रहा हूँ। आप पूजा होती है तो बोलते हैं सियावर रामचंद्र की जय। क्या बोलते हैं, सियावर, मतलब सीता जी के हस्बैंड की जय। नाम किसका आ रहा है, सीता जी का, रामचंद्र जी का नहीं आ रहा। तो हमारा कल्चर ठीक उनका उल्टा है। टर्मिनोलॉजी अगर फोकस करें आप समझ में आएगा आपको कि उनकी सोसाइटी में फीमेल की इज्जत ही नहीं थी। तो मैं इस मुद्दे पे आता हूँ, मैं यहाँ पे जो बता रहा हूँ कि वो बुरा हाल है उन लोगों का। उन कल्चर में हम जाएंगे तो डूब जाएंगे पूरी तरह से, और डूब ही रहे, पतन इसीलिए हो रहा है। चलो लिखो आगे। वाटर के बारे में कि उन्होंने यूनिवर्स कह दिया, वाटर को क्या नाम दे दिया, यूनिवर्सल सॉल्वेंट। ठीक है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट। वाटर के बारे में जल्दी जल्दी लिखो। देयर आर 3 phases ऑफ वाटर, 3 phases ऑफ वाटर। थोड़ा फास्ट करना, ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। थ्री फेजेज ऑफ वाटर। तो कौन सी 3 phases हैं, एक ग्राफ बना लो, इससे आपको सारा समझ में आ जाएगा। इसका नाम है फेज डायग्राम। ये है फेज डायग्राम। ये फेज डायग्राम आपको क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है, ये जो रीजन है ये सॉलिड रीजन है, दिस इज लिक्विड, दिस इज वेपर। ये है से 760 mm, 760 mm पे वो टेम्परेचर जिस पर सॉलिड और लिक्विड साथ साथ मिलते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस। इसी को क्या कहते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट। क्या कहलाता है ये, फ्रीजिंग पॉइंट। और जिस टेम्परेचर पर लिक्विड और वेपर इक्विलिब्रियम में होंगे उसको क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट न्यूमेरिकल वैल्यू तो बराबर, प्रोसेस ही उल्टे होते हैं।
ठीक है, जिस पे तीनों फेज एक साथ मिलती हैं उसे क्या कहते हैं? ट्रिपल पॉइंट। ये होता है 0.1 डिग्री सेल्सियस, इसे कहते हैं ट्रिपल पॉइंट। और ये जो P है इसकी वैल्यू होती है 4.58 mm। तो ये 3 डिफरेंट फेजेज हैं। सीधा सेंटेंस ये है कि फेज कौन डिसाइड करेगा? P एंड T। फेज ऑफ H2O डिपेंड्स ऑन P एंड T, not only T, not only P, but both P and T। ठीक है, ये बहुत ही यूजफुल ग्राफ है। अगर मैं आपसे कहूं कि इस ग्राफ को देख के क्या आप मुझे बता सकते हो कंडीशन फॉर द सब्लिमेशन ऑफ आइस? सब्लिमेशन आप जानते हैं क्या होता है? सॉलिड सीधे वेपर में जाए विदाउट गोइंग थ्रू लिक्विड, क्या कहलाता है? सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन की कंडीशन क्या है? तो इनिशियली आइस आपके पास होनी चाहिए 4.58 mm से नीचे P पे। इनिशियली आइस कहाँ हो? 4.58 mm से नीचे। और इसको हीट कर दें तो ये सीधे किस में जाएगी? वेपर में। अगर आपके पास आइस 4.58 mm से ऊपर है तो 4.58 mm से ऊपर है, मतलब यहां कहीं है, तो पहले तो लिक्विड बनेगा और फिर वेपर मिलेगी। तो सब्लिमेशन की कंडीशन ये है कि आइस के ऊपर एक्सटर्नल P 4.58 mm से कम होना चाहिए। 4.58 mm से कम। क्लियर है आप सबको? अब अगर वाटर में आप सॉल्ट डाल दें, क्या डाल दें? सॉल्ट, तो क्या होगा जरा देखो, ध्यान दो। अगर वाटर में आपने सॉल्ट डाल दिया तब होगा क्या? मैं कुछ डिफरेंट कलर चूज करूं जो इस पर दिखे। चलो इसको लेता हूं। सॉल्ट डालते ही ग्राफ में थोड़ा चेंज आएगा, ये नीचे से ग्राफ जाएगा, ये भी नीचे से जाएगा। इस सॉलिड और वेपर लाइन में कोई चेंज नहीं आता। ये जो मैंने ग्राफ बनाया है दूसरा, ये क्या डालने के बाद बनाया? सॉल्ट। तो मैं जो बताना चाह रहा हूं वो ये है, ध्यान दो। अभी मैं जो पॉइंट बताना चाह रहा हूं आपको, सॉल्ट डालते ही फ्रीजिंग पॉइंट तो डिक्रीज कर जाता है और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता है। On addition of salt in water, on addition of salt in water, what happens? Freezing point decreases and boiling point increases. ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीजेज, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज। एक और इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, वो ये है जो H2O का एक्सेप्शनल बिहेवियर है। H2O सॉलिड और H2O लिक्विड में इक्विलिब्रियम अगर है
0 डिग्री सेल्सियस पे। तो डेंसिटी किसकी ज़्यादा होती है? लिक्विड की। ये एक्सेप्शनल बिहेवियर है, लिक्विड की डेंसिटी ज़्यादा होती है सॉलिड से। ये H2O का एक्सेप्शनल बिहेवियर है, ध्यान रखना, ये सभी में नहीं होता। मैक्सिमम मैटर में सॉलिड की डेंसिटी लिक्विड से ज़्यादा होती है। H2O का बिहेवियर एक्सेप्शनल है। और अक्सर ये पूछा जाता है, व्हाट अबाउट इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन P? अगर P इंक्रीज करें तो कौन ज़्यादा मिलेगा, सॉलिड या लिक्विड? तो ये पॉइंट लिख लें कि P इंक्रीज करेगा तो यू विल गेट मोर डेंस कंपोनेंट। कौन मिलेगा आपको? मोर डेंस कंपोनेंट, मतलब H2O लिक्विड। P इंक्रीज करने पे कौन सा कंपोनेंट मिलता है? मोर डेंस कंपोनेंट मिलता है। क्लियर है आप सबको? बिल्कुल आसान। ये H2O का एक्सेप्शनल बिहेवियर है, मतलब आपको लिक्विड मिलेगा। यही रीजन है कि माउंटेन टॉप पे आइस बन जाती है। क्यों? उसका उल्टा करो, P अगर डिक्रीज करें तो सॉलिड आपको मिलेगा, लो डेंसिटी वाला मिलेगा सॉलिड। तो माउंटेन टॉप पे क्या मिल जाती है आपको? आइस। अगर आप पेट्रोल लेके जाएं माउंटेन टॉप पे, उसका बिहेवियर उल्टा होगा। माउंटेन टॉप पे पेट्रोल फ्रीज ही नहीं होगा, सॉलिडिफाई ही नहीं होगा। बात समझ में आ रही है आप सबको? तो पेट्रोल का बिहेवियर H2O के बिहेवियर से ठीक अपोजिट। सीधा सेंटेंस ये है कि P इंक्रीज करें तो कौन सा कंपोनेंट मिलता है? मोर डेंस। ये सब जगह अप्लाइड है। H2O का बिहेवियर एक्सेप्शनल है। और एक्सेप्शनल क्यों है H2O का बिहेवियर? ये वो है H बॉन्डिंग। H बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग रिस्पॉन्सिबल है। ये मैं बना रहा हूं एक H2O, एक H2O में बना रहा हूं। ध्यान देना, जैसे मैं बना रहा हूं वैसे आप बनाओ। ऐसे स्लेंट OO बॉन्ड बना लो आप। चेयर फॉर्म बनानी है, 12th वाले बच्चे समझ गए होंगे। ऐसे चेयर बनानी है, चेयर समझते हैं ना? ये पीठ रखने के लिए, ये सिर रखने के लिए, पैर रखने के लिए। चेयर जैसी दिख रही है आपको? बना लो। 6 मेंबर्ड रिंग। सीधे कहें तो कितने मेंबर्ड रिंग? 6 मेंबर्ड रिंग। NCERT में फिगर बना हुआ है, बिल्कुल नीचे देखो, कलर्ड फिगर बना है। अब इतना 3 डायमेंशनल केस तो मैं बना नहीं रहा हूं। बिल्कुल नीचे देखो, एक चेयर दिख रही बिल्कुल बॉटम पे, आइस, स्ट्रक्चर ऑफ आइस दिख रही है आपको? नीचे एक चेयर देख पा रहे हो आप? जल्दी करो, आ जाओ। चलो देखो, इसमें मेरे हाथ में एक चेयर है, एक 6 मेंबर्ड रिंग है। देखो, दिख रही है आपको? एक 6 मेंबर्ड रिंग है। रियलिटी में ये चेयर फॉर्म है, ऐसे देखो,
ये जो मैंने पकड़ा हुआ है पीठ रखने के लिए, ये सिर रखने के लिए, और ये पैर रखने के लिए। आप एनसीईआरटी के फिगर को ध्यान से देखो, आपको इस तरह की एक 6 मेंबर्ड रिंग दिखेगी। दिख रही है बॉटम पे? अब देखो, ये मैंने यहाँ स्क्रीन पे यही बनाई हुई है ये, ठीक है। ये ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन को लेके क्या बन गई है? 6 मेंबर रिंग। केवल एक ही केज बनाएंगे, ज़्यादा नहीं, वो 3 डायमेंशनल नहीं बनाना इतना सारा। काम की चीज़ समझनी हमें, बस काम की चीज़ क्या आपको पकड़नी है वो ये। अब क्या करना है, इनके बीच में एक एक एच बनाओ कोवेलेंट बॉन्ड के साथ, ऐसे एच बना लो। एक बॉन्ड डॉटेड छोड़ना, एक कोवेलेंट बना लेना। बीच में एच बनाना है। तो ये 6 मेंबर्ड रिंग है विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन, विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन, सॉरी। ऑक्सीजन काउंट करें तो 6 मेंबर्ड रिंग, एच काउंट नहीं करना, एच तो बीच में आ गया। अब फर्दर देखो, ध्यान दो। अब क्या करना, हर एक ऑक्सीजन के अबाउट टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट बनानी। हर एक ऑक्सीजन के अबाउट कौन सी अरेंजमेंट? देखो अब कैसे बना रहा हूं मैं, ध्यान दो। जैसे 2 बॉन्ड तो दिख ही रहे हैं, अब एक वर्टिकल लेना और एक एंगल पे लेना। ओ के अबाउट ये 4 बॉन्ड टेट्राहेड्रल नजर आ रहे हैं। ऐसे ही इसमें यहाँ वर्टिकली डाउन लेना, तो इधर ऊपर की ओर एंगल पे लेना। हर एक ओ के अबाउट क्या बनाना है आपको? टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट। हर एक ओ के अबाउट टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट। ये बना दे मैंने सारे ओ के अबाउट। जल्दी करो, बना लिया ये? अब देखो, अब मैं इसको H2 में बदल रहा हूं, बट एक चीज ध्यान रखना, 2 H आमने सामने फेस नहीं करने चाहिए। 2 H आमने सामने नहीं आने चाहिए। H के सामने कौन आना चाहिए? O। तो देखो इधर H के सामने O आ गया। अब इन दोनों में से किसी भी जगह पे आप H लिख सकते हैं। इसे वाटर बनाना है अब हमें। मान लो यहां मैंने H लिख दिया, यहां मैंने H लिख दिया, ये बन गया पूरा मॉलिक्यूल H2O। अब मैं क्या करूंगा, यहां H नहीं लिख सकता, समझ आ रहा है कि नहीं? या तो यहां H लिखिए या यहां, दोनों करेक्ट है। तो मान लीजिए मैंने यहां H लिख दिया, ये बन गया H2O, HOH। ये 2 हाइड्रोजन बॉन्ड रह जाएंगे। तो बनाते वक्त क्या चीज ध्यान रखनी है? H आमने सामने ना हो। अब मैं इसको H2O में कन्वर्ट कर रहा हूं, तो इसमें इधर H ले लो, कहीं भी H यहां नहीं ले सकते, बस इधर ले लो। ये मैंने सारे O को H2O में बदल दिया, सारे O को H2O बना दिया। क्लियर है आप सबको? अब जरा कंसंट्रेट करो, एक H2O मॉलिक्यूल, एक H2O मॉलिक्यूल कितने हाइड्रोजन बॉन्ड में इन्वॉल्व होगा? कोई भी एक H2O मॉलिक्यूल ले लो, जैसे मेरे पास ये H2O मॉलिक्यूल है, कितने हाइड्रोजन बॉन्ड में इन्वॉल्व है एक H2O, बताओ? 4 में। नजर आ रहा है आप सबको? दिस इज 1, यहां बनेगा 2, आगे जाएगी चेन, ये क्या हो गया 3 और ये 4, ठीक है।
तो 4 हाइड्रोजन बॉन्ड में ये इन्वॉल्व है। हर एक H2O, इस स्ट्रक्चर का नाम है केज लाइक स्ट्रक्चर। क्या कहते हैं इसको? केज लाइक स्ट्रक्चर। क्यों कहते हैं केज लाइक? केज में क्या होता है? बीच में स्पेस, सराउंडिंग में मैटर, यही होता है ना। तो एनसीईआरटी में जो फिगर बना हुआ है, आप उसको थोड़ा शार्पली देखें तो आपको लगेगा कि इसी का रिपीटिशन है। जो मैंने एक ये चेयर फॉर्म बनाई है ना, इसका 3 डायमेंशनल रिपीटिशन कर दो, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट फ्रंट बैक, ठीक है। तीनों डायरेक्शन में इसका रिपीटिशन कर दो, क्या जनरेट हो जाएगा? एंटायर स्ट्रक्चर ऑफ आइस, एंटायर लैटिस ऑफ आइस। विजुलाइज हो रहा है आपको? इसका नाम है केज लाइक स्ट्रक्चर, केज लाइक स्ट्रक्चर। एक H2O मॉलिक्यूल 4H बॉन्ड में इन्वॉल्व है, नंबर 1। नंबर टू, इस एयर स्पेस बनने की वजह से, जो केज लाइक स्ट्रक्चर है ना, एयर स्पेस बनने की वजह से इसकी डेंसिटी लिक्विड H2O से कम होती है, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ एम्प्टी स्पेसेस, केज लाइक स्पेसेस। तो आइस एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है। कैसा सॉलिड है? क्रिस्टलाइन। जिसमें भी पार्टिकल्स की ऑर्डर्ड अरेंजमेंट हो, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो आइस इज अ क्रिस्टलाइन सॉलिड। और एयर स्पेस की वजह से आइस की डेंसिटी कम होती है। अब ये जो एयर स्पेस है, इस एयर स्पेस में जरूरी नहीं है कि एयर ही एकोमोडेट हो। इनफैक्ट सच तो ये है कि जो पोलर आइस है, पोलर आइस, उसमें इस जगह पे मीथेन गैस ट्रैप्ड है। मीथेन उस आइस का स्पेशल नाम है, उसे कहते हैं बर्निंग आइस। बर्निंग आइस कहते हैं। होता क्या है, अगर आइस के एम्प्टी स्पेसेस में मीथेन ट्रैप हो गई, और अगर आइस के सरफेस पे आप मैच स्टिक लेके जाओ, बर्निंग कैंडल लेके जाओ, वो आइस बर्न होने लगती है। रियलिटी में आइस बर्न नहीं हो रही, मीथेन बर्न हो रही, जो पोर्स से लीक कर रही होगी। ठीक है। तो अभी इन्वायरमेंट पे लोग इसीलिए परेशान हैं कि मीथेन एक ग्रीन हाउस गैस है। अगर ग्लोबल वार्मिंग के चलते टेम्परेचर बढ़ा, पोल की आइस मेल्ट कर गई, तो जो उसके अंदर ट्रैप्ड मीथेन है वो बाहर आएगी, और वो भी ग्रीन हाउस गैस है। तो अर्थ का टेम्परेचर और सडनली राइज होगा। इवन अर्थ पे लाइफ मुश्किल से मिलेगी। फिर अगर आइस कंप्लीटली मेल्ट हो गई तो फिर वो मीथेन एटमॉस्फेयर में आएगी, और मीथेन इटसेल्फ इज अ ग्रीन हाउस गैस। तो अर्थ का इंक्रीजिंग टेम्परेचर, इन्वायरमेंट का इंक्रीजिंग टेम्परेचर नेचर के एग्जिस्टेंस के लिए चैलेंज है, लाइफ के एग्जिस्टेंस के लिए चैलेंज है। तो ऐसी आइस को क्या कहते हैं? बर्निंग आइस कहते हैं। क्लियर है आप सबको? अब यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, फिगर द्वारा नहीं बनाएंगे। आपने देखा होगा H2O लिक्विड की डेंसिटी जगह जगह लिखी मिलती है, मैक्सिमम किस टेम्परेचर पे? 4 डिग्री पे मैक्सिमम डेंसिटी। 4 डिग्री पे क्यों होती है मैक्सिमम डेंसिटी? 4 डिग्री सेल्सियस पे मैक्सिमम डेंसिटी क्यों होती है? तो सिंपल है, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है? मास पर यूनिट वॉल्यूम, यही होता है, यही है ना फॉर्मूला। डेंसिटी इज व्हाट? मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब आपके पास आइस है, आइस को आपने 0 डिग्री पे ले रखा है, लेट आपने हीट किया, 4 डिग्री तक डेंसिटी बढ़ती रहती है, 4 डिग्री के बाद डेंसिटी डिक्रीज होती है। तो क्या हुआ 0 to 4 डिग्री के बीच में ऐसा कि डेंसिटी बढ़ गई,
और 4 डिग्री के बाद ऐसा क्या हुआ कि डेंसिटी कम हो गई। तो सिंपल लॉजिक है। 0 to 4 डिग्री सेल्सियस में क्या होता है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड टूटते हैं। कौन से बॉन्ड टूटते हैं, और ये मॉलिक्यूल फिल होते हैं इस एम्प्टी स्पेस में, यहां फिल हो जाते हैं। मतलब क्या हुआ, पार्टिकल पास पास आए, और पार्टिकल पास पास आएंगे तो मास पर यूनिट वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। भाई कम वॉल्यूम में ज्यादा पार्टिकल आ गए। क्लियर है आप सबको। तो 0 to 4 डिग्री तक तो एम्प्टी स्पेस में आते रहते हैं। व्हाट हैपेंस बियॉन्ड 4 डिग्री सेल्सियस, अब एम्प्टी स्पेस तो भर गया, सॉलिड लिक्विड बन गया। 4 डिग्री सेल्सियस के बाद क्या होता है, स्पेस तो बचा नहीं, तो फिर वो दूर दूर जाएंगे, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, लिक्विड एक्सपेंड करेगा, तो फिर डेंसिटी डिक्रीज करने लगेगी। तो वाटर की मैक्सिमम डेंसिटी किस टेम्परेचर पे मिलती है, 4 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, इसके बाद फ्री करता हूं एक और लास्ट पॉइंट कि H2O, ये जो हेक्सागोनल फॉर्म आपने बनाई है, ये रिंग O के रिस्पेक्ट में 6 मेंबर्ड रिंग है। ध्यान देना, O के रिस्पेक्ट में कितने मेंबर्ड रिंग है, 6। ये इसमें देखो ब्लैक कलर से जो है ये O समझ लिए आप, O। बट अगर आप टेम्परेचर बहुत कम कर दें तो ये हेक्सागोनल से चेंज होके क्यूबिकल फॉर्म में आता है, लैटिस पैकिंग ही बदल जाती है, क्यूबिकल फॉर्म में आता है। ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो सब कुछ मिल जाएगा आपको। तो आप नोट कर लो, एट वेरी लो टी पैकिंग कैसी होती है, क्यूबिकल। ये जो आइस का स्ट्रक्चर गिवन है ना, उसके ऊपर वाला पैराग्राफ पढ़ो। द क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ वाटर इज आइस, एटमॉस्फेरिक प्रेशर आइस क्रिस्टलाइज इन द हेक्सागोनल फॉर्म, एट एटमॉस्फेरिक P ice crystallizes in the hexagonal form, but at very low temperature it condenses to cubic form। समझ में आ गया आप सबको। तो जो पैकिंग है वो चेंज हो जाती है P और T दोनों के साथ, P और T के साथ पैकिंग चेंज हो जाती है। ये सॉलिड स्टेट में 12th में आप लोग पढ़ेंगे कि पैकिंग के साथ P और T चेंज करने के साथ क्या चेंज होती है, पैकिंग। तो बहुत ही लो टेम्परेचर पे ये क्यूबिकल होता है, और टेम्परेचर अगर मेंशन नहीं है कुछ भी तो आपका आंसर क्या होगा, हेक्सागोनल फॉर्म, या दूसरा नाम है चेयर फॉर्म, या तीसरा नाम है केज लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है। अब आपसे पूछें आइस फ्लोट क्यों करती है वाटर के ऊपर, क्योंकि उसकी डेंसिटी कम होती है। आइस की जो फ्रीजिंग है, वाटर की फ्रीजिंग सॉरी, टॉप टू बॉटम क्यों होती है, बाकी सारे मैटर लिक्विड टू टॉप, बॉटम टू टॉप फ्रीज करते हैं, आइस की फ्रीजिंग उल्टी होती है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम होती है। इसका क्या रीजन है, वाटर की फ्रीजिंग उल्टी है, टॉप टू बॉटम, बाकी सारे लिक्विड की फ्रीजिंग बॉटम टू टॉप। उसका रीजन भी डेंसिटी ही है। अगर बॉटम टू टॉप फ्रीज करता तो एक्वेटिक लाइफ मिलती क्या, बॉटम टू टॉप अगर फ्रीज हो तो क्या एक्वेटिक लाइफ मिलेगी, नहीं मिलेगी। आगे समझ में। तो आज मैंने जो कुछ आपको पढ़ाया वो एनसीईआरटी बुक के 2 पैराग्राफ हैं, सिंपली 2 पैराग्राफ, एक एक लाइन आपको मैंने समझाने की कोशिश की। आ गया समझ में सबको। तो इस तरह से आपको एनसीईआरटी को एक्सप्लोर करना है।
ठीक है, तो इसको कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्लास में। किसी को पूछना हो, ऑनलाइन वाले बच्चों को किसी को कुछ भी पूछना हो